नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे हम मिक्स टेस्ट लेंगे जिसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित ये पांचों सब्जेक्ट से आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है P और बी में लिखा हुआ है P2 और सी में लिखा हुआ है P3 और डी में लिखा हुआ है P4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है तो P4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निष्क्रिय गैस, बी में लिखा हुआ है क्लोरीन गैस, सी में लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आपको साथ में याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों वो क्या चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, देखिए इसमें पूछा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। ऑप्शन ए में लिखा है कार्बन, बी में लिखा है चांदी और सी में लिखा है सोना और डी में लिखा है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा हुआ बेरी, सी में लिखा हुआ घेंघा और डी में लिखा हुआ मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न में कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है विटामिन बी के कारण। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये आपको साथ में याद रखना है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, इसमें पूछा गया कि अंडाणु निषेचन होता है। ऑप्शन ए में लिखा है योनि से, बी में लिखा है गर्भाशय से और सी में लिखा है फिलोपियन नलिका से और डी में लिखा है अंडाशय से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु निषेचन होता है तो अंडाणु फिलोपियन नालिका से निषेचन होता है। ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 8 और डी में लिखा हुआ 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, इसमें पूछा गया है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन, बी में लिखा हुआ है प्लेटलेट्स और सी में लिखा हुआ है प्लाज्मा और यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ है लसिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 1 नंबर, इसमें पूछा गया है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है महाराष्ट्र, बी में लिखा है राजस्थान, सी में लिखा है तमिलनाडु और डी में लिखा है गुजरात। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, इसमें पूछा गया कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 25%, बी में लिखा हुआ है 15% और सी में लिखा हुआ है 75% और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग होता है तो 75% होता है लगभग। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है भारत को,
बी में लिखा है डेनमार्क को और सी में लिखा है श्रीलंका को और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। और सारा प्रश्न को आपको जवाब पहले खुद से देना है, इसके बाद आप हमारे आंसर को देखिए, क्योंकि आप टेस्ट को कंसंट्रेशन के साथ दीजिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बाकी है। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न में कहता है कि सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा है मानव जनित आपदा और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है सामान्य आपदा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ से बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ जो है दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 12 नंबर में कहता है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारण है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारण है, यानी कि जो सूखे के जो जिम्मेवार कारण होता है वो कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा है वर्षा की कमी और सी में लिखा हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट और डी में लिखा हुआ है बाढ़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारण है तो वर्षा की कमी है उसका कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूखे के कारण क्या है तो वर्षा के कमी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1995, बी में लिखा है 1994, सी में लिखा है 1996 और डी में लिखा हुआ है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। पूछा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा है गोवा, सी में लिखा है दिल्ली और डी में लिखा है मुंबई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो जो बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ में ये भी आपको याद रखना है कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न और आपका एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो अधिक गोवा का है। ठीक है, आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गोवा, बी में लिखा है कर्नाटक, सी में लिखा है उड़ीसा और डी में लिखा है झारखंड। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ नाभिक, बी में लिखा है सिपाही, सी में लिखा है किसान और डी में लिखा है जमींदार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। तो नाभिक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तुर्की, बी में लिखा हुआ है मिस्र और सी में लिखा हुआ यूनान और डी में लिखा हुआ इंग्लैंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, एकदम VVI आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1838, बी में लिखा हुआ है 1858 और देखिए सी में लिखा है 1881 और डी में लिखा हुआ 1911। तो यहाँ पे आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो 1881 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा यूरेनियम, बी में लिखा हुआ है पेट्रोलियम और यहाँ सी में लिखा हुआ है चूना पत्थर और डी में लिखा हुआ है कोयला। तो इस प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर।
इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है बिहार और डी में लिखा है झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, गांधी जी के जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शिक्षक दिवस, बी में लिखा हुआ है स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पे सी में लिखा है अहिंसा दिवस और डी में लिखा है मानवता दिवस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जी का जन्म दिवस। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को आप कंसंट्रेशन के साथ देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, अपने तैयारी को जांचिए दोस्तों कि हमारा तैयारी कितना हुआ है और कितना बाकी है। ठीक है, और पहले आप आंसर खुद से लगाइए सारे प्रश्न को। ठीक, देखिए कहता है इसमें कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ दिल्ली में, बी में लिखा हुआ शहर में और सी में लिखा हुआ गांव में और डी में लिखा हुआ मुंबई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गांव में निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 23 नंबर, इसमें पूछा गया है कि परंपरा का मूल्यांकन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ निबंध, बी में लिखा हुआ कहानी, सी में लिखा हुआ नाटक और डी में लिखा हुआ उपन्यास। तो आपको बताना है इसमें कि परंपरा का मूल्यांकन है, तो जो परंपरा का मूल्यांकन है वो निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब पाठ परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा है। इसको भी आपको याद रखना है साथ में। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 24 नंबर, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1920 ईस्वी में, बी में लिखा हुआ 1925 ईस्वी में, सी में लिखा हुआ 1930 ईस्वी में और डी में लिखा हुआ 1935 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर, पूछा है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कमर को बांधना, बी में लिखा हुआ है तैयार होना, सी में लिखा हुआ है बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा हुआ है खड़ा होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, इसका मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, इसमें पूछा है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गीता को और बी में लिखा हुआ है पुष्पा को और सी में लिखा है लक्ष्मी को और डी में लिखा हुआ है सीता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है, तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छे बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, एक वीडियो हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, इसलिए अगर जो आप हमारे चैनल पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मगही, बी में लिखा हुआ है प्राकृत और सी में लिखा हुआ है संस्कृत और डी में लिखा हुआ है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत जो है भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, इसमें पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ में किसकी प्रधानता दी गई है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नारी की, बी में लिखा है पुरुष की और सी में लिखा है बच्चों की और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न में कि धरती कब तक घूमेगी पाठ में किसकी प्रधानता दी गई है, तो नारी की प्रधानता दी गई है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 29 नंबर, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है।
ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृष्ण सेतु, बी में लिखा हुआ है गांधी सेतु, सी में लिखा हुआ है इंदिरा सेतु और डी में लिखा हुआ है नेहरू सेतु। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर पूछा है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1, बी में लिखा हुआ है 4, सी में लिखा हुआ है 5 और डी में लिखा हुआ है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर इसमें पूछा गया है कि उपनिषद के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वेद व्यास, बी में लिखा हुआ है कालिदास, सी में लिखा हुआ है चाणक्य और डी में लिखा हुआ है विदुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार जो है वेद व्यास हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हिंसा, बी में लिखा है अहिंसा और सी में लिखा हुआ है सत्य और यहाँ पे डी में लिखा है असत्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। तो अहिंसा जो है सुख का वहन करने वाला है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कौरव के पक्ष से, बी में लिखा हुआ है पांडव के पक्ष से और सी में लिखा हुआ है राम के पक्ष से और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था कर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर इसमें पूछा गया है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मूल शंकर ने, बी में लिखा हुआ है देव शंकर ने और सी में लिखा हुआ है शिव शंकर ने और डी में लिखा हुआ है हेमचंद्र ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो मूल शंकर ने बाल विवाह के विरुद्ध महान प्रयास किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मूल शंकर स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 35 नंबर कौ से इंटू में tan है इजकल टू भाट। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको एग्जाम इसको किस तरह से सोल्व करना है। पहले आपको हम एक फार्मूला बताते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, tan a बराबर जो फार्मूला हमारा होता है वो क्या होता है sin a अब बटा में होता है क्या cos a। ठीक है, ये tan a बराबर फार्मूला होता है। एक फार्मूला और आपको हम बता देते हैं कि cot a बराबर भी एक फार्मूला होता है। आपको इसको याद कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला ये है। ठीक है, cot a बराबर फार्मूला होता है cos से अब बटा में होता है sin a। ठीक है, इसको आपको दोनों को याद कर लेना है। tan a बराबर क्या हो गया sin a और बटा में क्या हो गया cos a। और दूसरा फार्मूला आपको क्या बताएं कि cot a इजकल टू में होता है cos a और बटा में sin a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे cos a लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम cos a इसी तरह से लिख लेते हैं। और इंटू में देखिए tan a की जगह पर हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं sin a बटा में cos a लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे sin a और बटा में क्या लिख लेंगे cos से। बस अब कुछ नहीं करना है, अब इसका सोल्यूशन हो गया। अब देखिए cos से cos यहाँ खत्म हो जाएगा, तब बचा केवल हमारा क्या sin a बचा। क्या बचा sin a। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में sin a लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 36 नंबर पहले आप इसका आंसर खुद से बताइए। ठीक है, आपसे पूछा गया है इसमें कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या आर हो। तो बताइए आपको गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में लिखा है 4/3 पाई r क्यूब, बी में लिखा हुआ है 4/3 पाई r स्क्वायर और सी में लिखा हुआ है 4 पाई r स्क्वायर और डी में लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है। तो 4 पाई r स्क्वायर जो होता है वह गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन में सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
37 नंबर, इसमें पूछा गया है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यंक हैं। देखिए आपको इसको किस तरह से सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस में क्या है 11। अब कहा कि के शून्यंक हैं तो शून्यंक निकालना है, तो हम बराबर में क्या कर लेंगे 0, तो 0 कर लिए। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, और देखिए बराबर के उस साइड अगर जो हम यहाँ पर -11 को भेज देंगे तो बराबर उस साइड में आके क्या +11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यह स्क्वायर को अगर जो हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पे साइन प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, और जो स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड भेजते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स बराबर हमारा एक जो निकल के आया वो क्या आ गया 11 अंडर रूट, करने का मतलब +11 अंडर रूट आ गया, और एक और हमको क्या निकल के आ गया -11 अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो देखिए x बराबर हमारा पहला जो क्या आया √11, और एक और क्या आया -√11। तो ऑप्शन में यहाँ पर डी में देखिए दिया हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 38 नंबर। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पूछा गया इसमें कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। यहाँ पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल जो है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक है, और वृत्त का व्यास आपको पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr² होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो बराबर में करके हम लिख लिए। अब देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो r² बराबर हमें यहाँ से क्या बचेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से r बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर था तो बराबर के उस साइड अगर जो स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या वर्गमूल चढ़ जाएगा इस पर, तो वर्गमूल चढ़ गया। अब यहाँ से r बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना 8, और यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि r बराबर हमको यहाँ से कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या बराबर। अब देखिए एक फार्मूला होता है d बराबर, यानी कि देखिए व्यास को हम इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम d से सूचित करते हैं। ठीक है, तो d बराबर फार्मूला होता है 2 × त्रिज्या, और त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम r से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है d बराबर 2r। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, यानी कि डायमीटर बराबर 2 × रेडियस। ठीक है, तो आपको यहाँ से व्यास निकालना है, यानी कि डायमीटर निकालना है। तो देखिए d बराबर निकालते हैं हम, त्रिज्या यहाँ से कितना निकाल के लाए, यानी कि r, तो r 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और इंटू में यहाँ पर r की जगह पर कितना लिख देंगे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ से d बराबर निकालिएगा तो 8 दूनी के 16 सेंटीमीटर आपका यहाँ से क्या निकल गया व्यास। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए अब 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको सोल्व कैसे करना है। पहले बताइए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, और इस पर स्क्वायर चढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, और इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और देखिए साइड में आपको करके बता रहे हैं, जिसमें √2 है इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये स्क्वायर अंडर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर स्क्वायर कैंसिल होकर क्या 2 केवल बचेगा, और यहाँ पर भी उसी तरह से 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 माइनस 1/2 कीजिएगा तो बराबर में कितना आ जाएगा 0, यानी हमारा इसका राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही आंसर। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाई क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हो एक परिमेय संख्या, बी में लिखा एक अपरिमेय संख्या, और सी में लिखा हुआ पूर्णांक संख्या, और डी में लिखा एक सम संख्या। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, पूछा है कि पाई क्या है, तो पाई जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको हम 40 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं। 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए, ताकि हमको पता चल सके कि आपका तैयारी कितना हुआ है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।